कहते हैं जिसका था सभी को इंतजार वो घड़ी आ गई। अब आप पूछेंगे ऐसे क्यों कह रहे हो? हमने कहा रात को लगभग 12 से 1 के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात मानी जाए तो रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस गई। कल तक के अपडेट में, जब मैं आपको कल क्लास पढ़ा के निकला था, तब तक रशिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 2 हिस्सों को इंडिपेंडेंट करने की घोषणा की थी, ये कहते हुए कि मैं इन्हें अलग राष्ट्र मानता हूं। मैंने वो न्यूज़ इसलिए कवर नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ये सब चीज़ें लंबे समय से चल रही थी, मैं पुराने समय पर भी आपको बता चुका हूं। लेकिन कल रात को यूक्रेन के अंदर रूस की सेनाएं एंट्री कर गई। अब रूस की सेनाएं एंट्री कर गई, दुनिया ने क्या किया? युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने बम फटाके फोड़े, रशिया ने गोले चलाए, यानी जो आप कल्पना कर रहे थे वो सब सही था। और जैसी कल्पना बाइडेन कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं तक सही था। अगर आपको याद हो तो बाइडेन ने कहा था कि 16 तारीख को युद्ध शुरू हो जाएगा। बाइडेन का कहना इसलिए था, उनका लगना था कि भाई ओलंपिक आखिरी पड़ाव पर होंगे तब हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ में पुतिन ने वादा किया था। पुतिन जाके भी आए थे ओलंपिक्स में, लेकिन पुतिन ने और इज्जत रखी चीन की और पूरी तरह से ओलंपिक खत्म होने का इंतजार किया। शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हुए और इधर से पुतिन ने अपनी सेना को कल रात को यूक्रेन के अंदर भेज दिया, यानी कि ओलंपिक की समाप्ति का जश्न रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर एंट्री करके किया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है, कितना अपडेट है, युद्ध शुरू हुआ या नहीं हुआ, यूक्रेन का कौन सा हिस्सा अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में चला गया है या कुछ हुआ है। आइए सारी बातें अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अच्छा सा सेशन है, ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एक एक अपडेट, यानी कि सुबह 5:30 बजे तक का मैं आपको अपडेट देने वाला हूं इस पूरे सेशन में, तो तसल्ली पूर्वक आप बात सुनिए। सबसे पहली बात, कल जब हम आपका सेशन लेने जा रहे थे तो रात 1:10 पर राष्ट्र के नाम संबोधन में रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है, उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। संबोधन में उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के 2 हिस्से, जिनमें से एक का नाम है लोहांस्क और एक का नाम है डोनेस्क, लोहांस्क और डोनेस्क नाम के स्थान को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दर्जा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, न्यूज यहीं से शुरू होती है। जो विद्यार्थी इस सेशन में बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। उन्हें बताना चाहूंगा कि यूक्रेन का एक हिस्सा, जिसे आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं, इस हिस्से के ऊपर बहुत पहले ही रशिया के द्वारा 2014 में कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद यूक्रेन में एक हिस्सा जो कि रूस की तरफ पड़ता है, जो कि इसका ईस्टर्न हिस्सा है, जिसका नाम लोहांस्क और डोनेस्क है, रात 1:10 पर इन 2 हिस्सों के बारे में रशिया के राष्ट्रपति ने जब अपने द्वारा अनाउंसमेंट किया और कहा कि मैं यूक्रेन के इन 2 हिस्सों को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देता हूं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, स्वतंत्र देश का दर्जा देने का मतलब क्या बना? देश का हिस्सा तो यूक्रेन का है, आप इन्हें अलग से देश क्यों बोल रहे हैं, जरा ये बताइए। लॉजिकल सवाल है कि भाई हिस्सा यूक्रेन का है तो रशिया के बोलने से फर्क क्या पड़ गया? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा अब वो जान लीजिए। फर्क ये पड़ा जनाब कि जब आप किसी हिस्से को स्वतंत्र मानना शुरू कर देते हैं, आप आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कि भारत बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देता है कि मेरी नजर में बलूचिस्तान स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्र अध्यक्ष, कोई ना कोई तो आप मानोगे। उस व्यक्ति से जो बलूचिस्तान में बैठा है, वहां से वो व्यक्ति कह दे कि मैं तो एक अलग देश बन गया, और अलग देश बनने के नाम पर मैं रूस से कहता हूं कि वो मेरी सुरक्षा करने के लिए अपनी सेना भेज दे। मतलब आप सोचकर देखिए कि दुनिया भर के लोग तमाम प्रयास और कयास लगा रहे थे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि रूस जो है वो इस जगह पर, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहां पर अपनी सेना भेजेगा। उम्मीदें ये लगाई जा रही थी। पूरी दुनिया के सामने रशिया ने माहौल ये बनाया हुआ था, क्योंकि बेलारूस में युद्ध अभ्यास चल रहा था, उत्तरी जो यूक्रेन का हिस्सा है उस पर युद्ध अभ्यास चल रहा था, सब जगह सेनाएं थी। कीव के बारे में इंतजार किया जा रहा था कि यहां पर आक्रमण होगा, एक ही दिन में कब्जा हो जाएगा। इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दूसरा गेम कर दिया। दूसरा गेम क्या कर दिया? यूक्रेन के एक हिस्से को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सवाल बहुत बेसिक सा बनेगा कि सर एक बात बताइए,
अगर कोई भारत का व्यक्ति, मान लीजिए कि हम एक बार के लिए ऐसा मान लें कि अमेरिका भारत के एक राज्य, मान लीजिए राजस्थान, उसको कह देता है कि मैंने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया तो फर्क क्या पड़ रहा है? अमेरिका ने राजस्थान को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैंने कहा भाई देखिए, स्वतंत्र घोषित करने का फर्क यह पड़ रहा है कि अगर मैं एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर जाऊं तो मैं एक देश के नाते किसी दूसरे देश से सहायता मांग सकता हूं। अब आप पूछेंगे सर, तो ऐसे तो दुनिया का कोई भी देश ऐसी हरकत कर सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन मुसीबत यह है कि अमेरिका राजस्थान में इंटरफेयर अगर करे तो राजस्थान के बहुत सारे लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर के स्वतंत्र भारत का निर्माण करते हैं। तो यहां पर ऐसी हरकत होने पर संपूर्ण भारत एक होकर के अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे इनके केस में क्या हुआ? इनके केस में यह हुआ कि ये जो लोहांस और डोनास्क है, ये मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं। मेरा पुराना अगर वीडियो है यूक्रेन विवाद का, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके अंदर आप जानेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही बड़ी मात्रा में रशियन लोग रहते हैं। यानी कि लोनास्क और डोनास्क ये जो जगह हैं, यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर रशियंस ऑलरेडी रहते हैं। रशियंस ने यहां पर रहते हुए पहले से ही रूस के समर्थन में माहौल बनाया हुआ था। अब होता यह है कि रूस ने इन लोगों को कहा कि तुम रह तो वहां रहे हो, मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बना देता हूं, खुद से एक देश बन जाओ। इन दोनों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम अपने प्रधानमंत्री बन गए तो फिर प्रधानमंत्री बन गए तो हमको सहायता भेजो कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन हम पर सेना भेज दे। तो फिर कल रात को इनके द्वारा अपनी तरफ से सेना यहां पर भेज दी गई, रशिया ने अपने द्वारा सेना यहां पर भेज दी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर एक बात बताइए, यहां पर रह रहे लोग रूस के समर्थक थे, यह तो समझ में आता है, लेकिन इन लोगों ने यानी यूक्रेन ने आज तक इनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? यूक्रेन इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? देखिए बच्चों, यह न्यूज तो आज सुन रहे हो आप कि ऐसा हुआ, वास्तविकता में मतलब जो यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं या यूक्रेन में पढ़ने वाले जाते जो लोग हैं, उनसे अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है ये लगभग रशिया ही है। मतलब इस एरिया में आज से नहीं, लंबे समय से ही रशिया के समर्थन में ही काम होते आए हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? मैं इसका सीधा सा उदाहरण ये दे देता हूं, जैसे ही इन्हें स्वतंत्र देश घोषित किया गया तो टेक्निकली तो बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जानी चाहिए थी। यूक्रेन को एकदम गन लेकर के धाए 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 कर देना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन में बकायदा बढ़िया से स्कूलें खुली हुई हैं, कॉलेज खुली हुई हैं, लोग बकायदा अपने ऑफिस वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे। यानी यूक्रेन तो डे वन से यह जानता है कि यह हिस्सा हमारा है ही नहीं, बस इसको बॉर्डर में बोल रखा है। यह बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आज हमारे जो चाइना के द्वारा अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो है तो भारत का, लेकिन उसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन ने कब्जा कर रखा है, अब उस हिस्से पर चीन अपनी सेना भेजता है कि या उसे मतलब एक तरह से नॉर्मल क्षेत्र के रूप में कंसीडर करता है। ये चीन और भारत की समझ है। ये क्षेत्र बिल्कुल वैसा ही हो रखा था। चीन और यूक्रेन के बीच के इस क्षेत्र को अभी तक रशिया के समर्थन वाला क्षेत्र माना जाता था। मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। प्रमाण यह है कि लोनास्क और डोनास्क क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नौकरी से, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होता है तो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति को इवन सरकारी नौकरी नहीं मिलती। पहली बात तो अगर गलती से कोई यहां सरकारी नौकरी लग गया तो उसे पेंशन नहीं मिलती, इवन तनख्वाहों के लिए रुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोगों को रशिया जाने की पूर्ण आजादी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रशिया ने बकायदा सिटीजनशिप जारी की हुई है। सिटीजनशिप जारी की हुई है का मतलब यह हुआ कि ये लोग रशिया के नागरिक, लगभग 10 लाख लोग इस क्षेत्र के रशिया की नागरिकता पहले से ही लेकर बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो। यह क्षेत्र ऑलरेडी रशिया के समर्थन में लंबे समय से था। पब्लिक डोमेन में अभी तक यहां पर रशिया की सेना आज तक घुसी नहीं थी बस। यानी कि लोगों की नजर में यह जानकारी
ओपनली अब आ गई है। हालत यह है, आप इस तरह से सोचिए, जब पूरा वर्ल्ड कोरोना के अंदर डूब रहा था तो इस क्षेत्र के अंदर यूक्रेन ने इन लोगों के पास में वैक्सीन तक नहीं भेजी। आप सोचिए कि इन क्षेत्रों में जो वैक्सीन लगी है वो रशिया के द्वारा भेजी गई स्पुतनिक जो वैक्सीन है वही वैक्सीन यहां पर लगी है। इससे अंदाजा यह लगा सकते हैं कि यह क्षेत्र पहले से ही प्रो रशियन क्षेत्र है और यह क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले स्थान को अपने अंडर में ले रखा है। क्लियर है? अब यहां पर हो यह गया है कि इसने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अब आप यह पूछना चाहेंगे, जब यह था ही ऐसा तो फिर न्यूज क्यों बनी? अगर ऐसा ही था तो फिर रूस के द्वारा सेनाएं भेजने की सुर्खियां क्यों बनी? सुर्खियां इसलिए बनी, अभी तक यहां पर जो भी हो रहा था वो प्रॉक्सी वॉर जैसा था। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह था कि रशिया लोगों के सामने ओपनली यह कह के नहीं आ रहा था कि मेरा इंटरफेयर इन स्थानों पर ऑलरेडी बना हुआ है। वो यहां के लोगों को इस आधार पर मदद करता था कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर रूस के लोग यहां पर पहुंचे थे या फिर धीरे धीरे जनता रूस के समर्थन में खड़ी हो गई? ऐसा नहीं है। यूक्रेन का खुद का जो जन्म है यह 1991 में हुआ है। 1991 से पहले यूक्रेन और रूस ये सब एक ही देश हुआ करते थे जिन्हें सोवियत रूस के नाम से आप जानते थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन से रशिया और यूक्रेन अलग अलग देश बने थे। कुल 15 देशों में से 2 देश ये भी थे। इनमें सबसे शक्तिशाली देश रूस था। इस रूस ने यूक्रेन में जो यूएसएसआर के समर्थक लोग रहते थे, आप सोचकर देखिए कि अगर मान लीजिए किसी देश के टुकड़े हो जाएं तो ऐसा थोड़ी है कि टुकड़े होते ही लोगों का जनमानस बदल जाएगा। उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि आज महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्य अलग अलग राज्य हैं, लेकिन बेलगांव के जो लोग हैं जो कि कर्नाटक के अंदर ऑफिशियली हैं लेकिन वो भावनात्मक रूप से तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं ना, यानी उनको ये लगता है कि हम मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र के होने चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां के लोग रशियन बोलते हैं, रशियन कल्चर फॉलो करते हैं, रशिया का बहुत समय से यूनाइटेड जो यूएसएसआर हुआ करता था उसका हिस्सा थे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है, यानी भौगोलिक रूप से तो इन्हें यह पूरा क्षेत्र यूक्रेन को मिल गया था 1991 में, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से ये रशिया के साथ ही थे। अब ऑफिशियली इन 2 क्षेत्रों के ऊपर रूस ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये दोनों अलग स्वतंत्र देश हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर जब स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया तो रूस की जीत कैसे हुई? यानी रूस ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हम ये कहें कि वाह उसने तो कमाल कर दिया, यानी दुनिया को धता बताते हुए बिना डरे उसने अटैक कर दिया। जीत इस प्रकार से हुई, उसने एक डिप्लोमेटिक चाल चली। अगर दुनिया के सामने रूस की सेना डायरेक्ट यूक्रेन में घुस जाती तो आप लोगों को यह लगता कि रूस ने अतिक्रमण कर दिया, लेकिन उससे एक रात पहले रशिया अनाउंस करता है कि ये दोनों अलग देश हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी देश ने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं अपनी सेना भेज रहा हूं। लेकिन आपके मन में एक सवाल बनेगा, सर क्या ऐसे देश बन जाते हैं क्या? कल को ऐसे तो हम भी बलूचिस्तान को अलग देश मान लेते हैं, ऐसे सर हम भी करके एक काम करते हैं, बांग्लादेश को अपनी तरफ से ही अटैक कर देते हैं, नेपाल को भी अपनी तरफ से अटैक कर देते हैं। ऐसा हो जाता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी देश इतना आसानी से देश नहीं बन जाता है, उसको यूनाइटेड नेशंस के अधिकतम कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज करना होता है। तो फिर आप पूछेंगे अगर ऐसा ही है तो सर एक बात बताइए, ऐसा और कौन सा देश है जिसने इन्हें रिकॉग्नाइज किया कि हां भाई हम तुम्हें मानते हैं कि तुम देश हो? तो देखो, रूस इस तरफ तो अपना राजा बना हुआ घूम ही रहा है। सेंट्रल एशियन जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं, इनके अंदर मेरे प्यारे साथियों एक देश है जिसका नाम है सीरिया, जिसमें कि अल असद सरकार चल रही है। उस सीरिया ने भी इन दोनों को स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया है, कहा है कि हां मैं भी मानता हूं कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करता हूं एक देश के रूप में। और कौन सा? डोनास्क ने लोहांस्क को अलग देश मान लिया, लोहांस्क ने डोनास्क को अलग देश मान लिया कि हम दोनों एक दूसरे को देश मानते हैं। ये लीजिए, इंटरनेशनली 2-3 मतलब
एक तरह से लोहांस्क के बारे में पूछा जाए कि तुम्हें कितने देशों ने देश माना अलग से, तो साहब आंसर बना कि मुझे तो सीरिया ने मान लिया, मुझे तो रशिया ने मान लिया, ऐसे ही और डोनेस्क ने मान लिया। तो इस प्रकार से 3-3 देशों ने इन्हें अलग मान्यता दे दी। यानी ये बिल्कुल ताइवान वाला हिस्सा हो रहा है। ताइवान वाला हिस्सा बोले तो जैसे ताइवान को कोई और देश माने ना माने, 2, 5, 10, 15 देश हैं जो उसे स्वतंत्र देश मानते हैं, ऐसा इन्हें इसने स्वतंत्रता का राग पनपा दिया है। उम्मीद है यह स्थिति अब तक क्लियर हो गई होगी। आपके मन में अब जिज्ञासा बनने लगेंगी। जिज्ञासा ये, दुनिया ने कैसे प्रतिक्रिया करी, दुनिया ने प्रतिक्रिया करी, भारत ने क्या प्रतिक्रिया करी, युद्ध होगा कि नहीं होगा, यानी हमको इंटरेस्ट नहीं है अतिक्रमण में, यह बताओ गोलियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी, वो सारी बातें आगे चल करके अब मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस भी जान लीजिए। इंपॉर्टेंस किसका? डोनेस्क का और लुहांस्क का। डोनेस्क का इंपॉर्टेंस यह है साथियों कि यह जगह पहले स्टालिनो के नाम से जानी जाती थी। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर बड़ी मात्रा में माइंस उपस्थित हैं। यदि यहां पर देखा जाए तो लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। यहां पर पूरी तरह से यूक्रेन का यह जो सेंटर है, यह स्टील सेंटर के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहां पर बड़ी मात्रा में आयरन निकलता है। वहीं लुहांस्क के बारे में अगर हम बताएं तो यह पहले वोरोशिलोवग्राड के नाम से जाना जाता था। यहां 15 लाख लोग रहते हैं और यह ब्लैक सी के उत्तरी किनारे पर रूस से सीमा साझा करता है और यहां पर कोयले का बड़ा मामला है। तो एक तरफ लोहा है, एक तरफ कोयला है। लुहांस्क में कोयला प्रचुरता से पाया जाता है। क्लियर? इन दोनों को आप यहां पर लुहांस्क और डोनेस्क को अलग से देख सकते हैं। रशिया से बॉर्डर साझा करते हुए आपको यह दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, अगर आप मैप को ध्यान से देखते चलें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय में हो जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए भविष्य में संभव है कि दुनिया के देश रशिया पर आक्रमण कर दें। ठीक है? तो 19 फरवरी की न्यूज क्या थी? रशिया के पुतिन ने यह कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र से रशिया आना चाहता है तो उसे रिफ्यूजी के रूप में मैं मान्यता देने को तैयार हूं, वो रशिया के अंदर एंट्री करके आ सकता है। साथियों, कहने का मतलब यह है कि रशिया लगातार समय से इसके इंतजार में था कि हम जल्दी ही इस प्रकार का कार्य कर लेंगे। साथियों, अब मैं आपको एक देश और दिखाता हूं जूम करके, जिसको आपको देखना चाहिए। वो देश यहां पर है 8वें नंबर का देश, जिसका नाम है जॉर्जिया। साथियों, जॉर्जिया देश में क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको यह बात पता चल सके। आप देखिए, शायद आप इसको पहचान जाएं। यहां पर एक छोटू सा देश है जॉर्जिया के नाम से। इस तरफ से अगर आप देखें तो पश्चिमी रशिया की तरफ अगर आपको जॉर्जिया दिख रहा हो तो मैं इसको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि वंस अपॉन ए टाइम साथियों, रशिया के द्वारा जॉर्जिया के भी एक हिस्से को ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था और उसका नाम दे दिया गया था साउथ ऑस्ट्रिया। ध्यान से सुनिएगा, आपको जॉर्जिया नाम तो फिर भी सुना होगा, आप लोगों ने साउथ ऑस्ट्रिया नाम नहीं सुना होगा। साउथ ऑस्ट्रिया क्या है, अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। साउथ ऑस्ट्रिया असल में रशिया के द्वारा जॉर्जिया के एक हिस्से को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया गया है, वो साउथ ऑस्ट्रिया है। आप पूछेंगे ये आज चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये भी वो देश है जिसने लुहांस्क और डोनेस्क को अलग से देश होने का दर्जा दिया है। यानी कि ये भी वो उन देशों में शामिल है जो कि इन्हें अलग राष्ट्र मान रहा है। तो एक प्रकार से आप इधर देख लीजिएगा, रशिया के द्वारा जॉर्जिया के इस हिस्से को, जिसका नाम है, मैंने जो आपको बता दिया, साउथ ऑस्ट्रिया, 2008 में इसे अलग देश का दर्जा दे दिया गया था और इसका एक हिस्सा जिसका नाम है अबकाजिया और जॉर्जिया का ये वाला हिस्सा साउथ ऑस्ट्रिया, इन दोनों को भी 2008 में ऐसे ही रशिया ने अलग देश मान लिया था। मतलब कहने का यह है कि ये दोनों क्षेत्र एक प्रकार से वो हैं जो कि रशिया के समर्थन में है और ऐसा रशिया पहले भी करता आया है। तो कुछ भी नया नहीं हुआ। कुछ भी नया नहीं हुआ से मतलब ये टैक्टिक पुरानी है जो कि रशिया ने अपनाई है। लेकिन फिर आप पूछेंगे टैक्टिक पुरानी है तो इस समय हाय तौबा मचा हुआ क्यों है? हाय तौबा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अब ये ईगो का क्लैश पॉइंट था। ईगो का क्लैश पॉइंट ये था कि दुनिया के जो लोग हैं वो इस समय उम्मीद लगा के बैठे थे कि अमेरिका यूक्रेन के ऊपर सेना की जो चढ़ाई है उसे बचा लेगा।
फिर आप पूछेंगे अमेरिका ने क्या किया। मैं आपको पूरी बातें, दुनिया भर ने क्या किया, किस तरह से सारे काम हुए, वो मैं आपको जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। आइए जरा देखते हैं किस प्रकार से सारे की सारे काम हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह आपको न्यूज दिखाई दे रही है। इसके अंदर पुतिन ने ट्रुप्स को यूक्रेन में जाने के लिए कह दिया है कि यूक्रेन जाइए और वहां पर अटैक कर दीजिए। यानी अटैक से मतलब है कि वहां पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर दीजिए। सीरिया ने भी अपने द्वारा इनको वो कार्य कर दिया है। यह जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब हम जानना चाहेंगे कि साहब ये बताओ वर्ल्ड का रिएक्शन क्या रहा, दुनिया वालों ने, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा। देखिए क्या कर सकते थे ये लोग, यानी कि इन्होंने जो काम किया उससे उम्मीदें थी नहीं कि ये इतना बकवास काम करेंगे। थोड़ी तो उम्मीद थी कि हां इतना माहौल बना रहे हो तो ढंग का काम कर लो। बाइडेन ने कहा कि हम लोगों ने इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो है ना सैंक्शन लगा दिया है। अरे तुम सैंक्शन लगा के क्या ही करोगे, उसकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है भाई। यूके बोलता है कि अब रशिया को पाउंड नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्ल्ड के लीडर्स ने, बाइडेन ने एक ऑर्डर साइन करके यह कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रिबेल रीजन में हम होने नहीं देंगे। यूएस ने कहा है कि हम सैंक्शन लगा देंगे फाइनेंशियल फर्म के ऊपर, सॉवरेन डेट के ऊपर, इंडिविजुअल आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस, हम रशिया के सारी चीजों के ऊपर बैन लगा देंगे। ठीक है साहब, एक प्रकार से यह समझिए कि रशिया को अमेरिका की तरफ से जो डॉलर मिल रहे थे, या फिर यह समझिए कि मार्केट में जो डॉलर चल रहे थे, उनकी उपलब्धता में अब दिक्कतें आनी स्वाभाविक है। लेकिन पुतिन बहुत पहले से कैलकुलेटेड थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापार में वो चीन के साथ पहले ही साझेदारी कर चुके हैं। यानी उन्होंने पहले ही इस क्षेत्र को लेकर के अपने दिमाग, आपको एक एक के बारे में जानकारी दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता हो, ये जो सूचना निकल के आई ना कि यूक्रेन के ऊपर ये चढ़ाई कर रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन भाई साहब ने अटैक करने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को और जर्मनी के चांसलर को कॉल करके बताया है। आप सोच के देखिए, इन दिनों मैंने कल रात को ही एक सेशन अपने YouTube पर डाला है, आप फिर से देख लें। कल भी पढ़ाया था मैंने फ्रांस की उभरती हुई छवि के बारे में। मैंने कहा था कि किस प्रकार से फ्रांस इंपॉर्टेंट हो रहा है। याद रखिए कि फ्रांस को इन्होंने फोन करके रात को यह बताया कि मैं इस प्रकार से यहां पर अटैक करने जा रहा हूं, इन दोनों को स्वतंत्र देश बनाने जा रहा हूं। यानी कि कह के किया है, यानी कि यह हमला मजाक नहीं, कह के किया गया हमला है। आप पूछेंगे फिर उन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया। उनने कहा कि यार हम तो तुमको घर में बैठ के समझाने आए थे। फ्रांस ने कहा कि मैं तो घर में बैठ के समझाने आया था आपको, मैंने वो बात दूसरी है कि कोरोना जांच नहीं कराई, कहीं तुम मेरा डीएनए सैंपल ना चुरा लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे ही जर्मनी ने कहा कि साहब पुतिन जो है ना वो सेल्फ एस्टीम वाले आदमी हैं। पहले याद होगा ना आपको, जर्मनी खुद मनवाने गया था यूक्रेन और इन दोनों के बीच में, अपने यहां पर बिठा करके सम्मेलन भी करवाया, दोनों के बीच दोस्ती कराने का भी प्रयास किया। दोनों की बात रूस ने नहीं मानी, तो इन दोनों ने भी अपने द्वारा अब जो धमकी दी है वो बहुत मायने वाली है। जर्मनी ने कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन थी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, जर्मनी तक जो रूस के माध्यम से गैस की पाइपलाइन डलने वाला $1 ट्रिलियन का काम चल रहा था, जिससे कि रूस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, वो काम जर्मनी ने खुद ने ही रोक दिया है कि जाइए अब हम आपसे गैस नहीं ले रहे। अब बड़ा सवाल यह बनेगा कि यदि जर्मनी ने गैस लेने से इनकार कर दिया, यह छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर यह बात हुई है तो यह बात मानकर चलिए कि अगर गैस पाइपलाइन का काम रुकता है तो निश्चित ही रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक इससे लगेगा। रात की न्यूज है और वो न्यूज ये है, आप इधर देख सकते हैं, आपकी न्यूज आज 23 तारीख है, आप 23 तारीख के दिन सुबह 5 बजे की न्यूज देख रहे हैं और उस न्यूज के अंदर ये बात डाली गई है। और वो क्या है, इधर देख लीजिएगा कि रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर यूएस ने 27 यूरोपियन यूनियन देशों के साथ मिलकर बैठक करी और उसमें यह कहा कि हम लोग सब मिलकर के रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो ये जो सैंक्शन है ना, जिसके माध्यम से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बैन हो जाएगी, ये रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक बनने वाला है। यानी कि एक प्रकार से आप ऐसे समझिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यदि मिलकर के एक साथ काम करती है, क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आने वाले टाइम में संभव है कि जो
मतलब जर्मनी है या फ्रांस जो है वो उसके साथ में दोस्ती रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। आप देख सकते हैं इन्होंने गैस पाइपलाइन का जो कार्यक्रम है इसको हॉल्ट कर दिया है जैसे ही ये जानकारी बाहर निकल करके आती है। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्ड गैस पाइपलाइन रशिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 11.6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। ट्रिलियंस की इकोनॉमी इसकी वजह से ग्रो कर जाएगी, लेकिन इस गैस पाइपलाइन के बंद होते ही नुकसान दोनों को होने वाला है। इन्हें पैसा मिलना बंद हो जाएगा रशिया वालों को, वही जर्मनी जैसे देशों को या फिर जो यूरोपियन देश हैं इनको गैस की किल्लत आ जाएगी। स्थिति यह है गैस की किल्लत आने से यूरोप के अंदर गैस के भाव 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में गैस के लार्जेस्ट सप्लायर्स में से रशिया है। अगर उसने अपनी गैस सप्लाई रोक भी दी, यानी नॉर्ड गैस पाइपलाइन रोक दी, तो यूरोप के अंदर गैस के दाम बढ़ जाएंगे जिससे निश्चित ही महंगाई बढ़ेगी, यानी कि इसका प्रभाव दिख रहा है। अब आप पूछना चाहेंगे सर चाइना ने क्या कहा और सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिया ने क्या कहा। दुनिया का तो हमने सुन लिया, हमने ये सुन लिया कि बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ये सब सैंक्शंस पर उतारू हो गए। यूके ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अब रशिया को डॉलर और पाउंड पहुंचने ही नहीं देंगे, यानी उसको विदेशी मुद्रा से बाहर कर देंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने द्वारा सैंक्शन लगा देगा। सब कुछ हो गया। इंडिया और चाइना क्या कहते हैं? दोनों ने एक जैसी बात बोली और क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम इस बात का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, हम इसमें किसी भी प्रकार के सैंक्शन का पक्षधर नहीं है। भाई साहब ये चीन का स्टेटमेंट है और ऐसा ही स्टेटमेंट भारत का भी है, यानी भारत और चीन एक प्रकार से इस पूरी घटना के अंदर रशिया के साथ बैठकर चले जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोगों ने इस पूरी की पूरी घटनाक्रम पर अपनी वही स्थिति क्लियर रखी है जो हमने यूनाइटेड नेशन में रखी थी। हमने पहले भी मिन्स्क जो एग्रीमेंट हुआ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट था उसी को दोहराने की बात की है और यह कहा है कि दुनियादारी इन दो के पचड़े में ना पड़े, ये दोनों आपस में टेबल पर बैठकर सॉल्यूशन ढूंढ लें। इंटरफेयर के नाम पर वर्ल्ड इसमें इंटरफेयर ना करे, ये इंडिया का स्टेटमेंट है, यही चीन का स्टेटमेंट है। अब आप जानना चाहेंगे अगर ये स्टेटमेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या कयास लगाया जाए, क्योंकि देखिए भारत तो वैसे भी शांति प्रिय राष्ट्र है, किसी पर अटैक करता नहीं है। लेकिन ट्रंप की अगर बात माने तो ट्रंप ने तुरंत इस घटना के थोड़ी ही देर बाद अपने द्वारा ट्वीट कर दिया और कहा 22 तारीख के दिन ट्रंप ने कहा कि देख लीजिए साहब बात यह है, ट्रंप ने अपने सूत्रों से हवाले से कहा कि इसका सीधा सा मतलब यह मान लो कि अब ताइवान पर अटैक होने वाला है। यानी कि जब अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा पाया तो इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जब रशिया के काम पर चीन ने मूक सहमति दे दी तो आने वाले समय पर चीन के द्वारा ताइवान पर हमला किया जाएगा और रशिया उसे समर्थन देगा। यानी कि जो प्रेडिक्शंस चले आ रहे थे ट्रंप की भी अगर बात माने तो यह समझ लीजिए कि ताइवान के ऊपर चीन अब वैसा ही काम करने वाला है जैसा कि रशिया ने यूक्रेन पर किया है। कहने का मतलब सिंपल है साथियों कि केवल और केवल अमेरिका आज तक के व्यवहार से तो केवल व्यापारी निकला, इसके अलावा कुछ नहीं निकला, यानी कि लड़ने की हिम्मत इसकी नहीं हुई। रशिया यहां पर एक बोल्ड इमेज के साथ सामने निकल कर आया है। मोस्ट प्रेडिक्टेड जो युद्ध था वो होने की उम्मीद थी, लेकिन कब्जा करने में फिर से यूक्रेन पर कब्जा करने में यह कामयाब हुआ है। रशिया ने जो काम किया उससे उसकी अब और पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़ने वाली है। जापान ने कहा है कि यूएस के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा हम उसके साथ रहने वाले हैं और रह करके हम उसके साथ मिलकर के सारे काम करेंगे। फ्रांस ने कहा है कि हम अब फ्रांस के द्वारा कहा गया है कि रशिया के ऊपर हम टारगेटेड होकर के सैंक्शंस लगाएंगे, यानी टारगेटेड होकर के उसको टारगेट करके कि भाई इस चीज को बैन करना चाहिए, इस चीज को नहीं करना चाहिए, ये सब करेंगे। अब आप पूछना चाहेंगे यूएन ने क्या कहा है? यूएन कह क्या सकता है? यूएन ने कहा ग्रेटली कंसर्न्ड बाय रशियाज डिसीजन स्टेटस, और हम यहां पर नजर रखे हुए हैं। हम पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में हैं। केवल समर्थन में होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया की ताकतें बटी हुई हैं। चीन और रशिया एक तरफ खड़े हैं, इसलिए कोई मीनिंग नहीं निकल करके आता। दुनिया भर के तमाम संगठनों के द्वारा नाटो के चीफ ने, ऑब्वियसली बात है नाटो के चलते ही सारे बवाल हुए थे, उन्होंने ऑब्वियसली यूक्रेन का पक्ष लिया है, लेकिन निकल कर कुछ नहीं आया है। यूके ने सैंक्शन की बात कर दी है, कहा है कि 5 रशियन बैंक्स को यूके में काम करना बंद करा देंगे।
इसका क्या अर्थ निकलेगा ये आने वाले समय पर लगेगा। अमेरिका ने पहला सैंक्शन साइन भी कर दिया है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रशिया का जो रिकॉग्निशन हुआ दो देशों को लेकर के, तुर्की ने इस पर क्या कहा, यह बहुत मायने रखता है। अब आप पूछना चाहेंगे तुर्की को बीच में क्यों ले आए? क्योंकि तुर्की जो था ना वो इन दिनों दो स्थितियों पर सवार था। एक तरफ रशिया से दोस्ती बढ़ा रहा था, एक तरफ अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा था। और तुर्की जो है ना वो स्टैंड लेना सीख गया है, यानी या तो इस धड़े में या उस धड़े में। चूंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और इस समय पर उसने नाटो का ही साथ दिया है, उम्मीद की जा रही थी कि वो रशिया के समर्थन में बात बोलेगा, लेकिन तुर्की ने कहा है कि यह पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है कि रशिया जो है वो डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश डिक्लेयर करे। यानी एक प्रकार से समझिए कि तुर्की रशिया के खिलाफ बयान दिया है। बयान का अर्थ हुआ कि नाटो के साथ मिलकर के ही जो भी कार्य होगा उसमें कार्य करेगा। इंडिया ने कंसर्न तो जारी किया लेकिन कोई कमेंट नहीं दिया। इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब, इनको दोनों को मिलकर के सारी बातें करनी चाहिए थी। ये सारी की सारी बातें जो आपके सामने निकल करके आ रही हैं, पुतिन ने जैसे ही इन दोनों को अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया, तुरंत इन दोनों देशों के साथ मिलकर के पैक्ट साइन किया और कहा कि आप दोनों को अब मेरी सुरक्षा मिलेगी अगले 10 साल तक। रूस और यूक्रेन के बीच में अब जो है ना हमने आपको यह बता दिया है कि साइन हो गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा, सर इतने सारे लोग सैंक्शन 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 चिल्ला रहे हैं, इतने सारे सैंक्शन का फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई फर्क पड़ सकता है क्या? यानी कि रूस को या यूक्रेन को कोई फर्क पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, आइए जरा चर्चा करते हैं। आइए साथियों जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया के अगर हम टॉप 10 देश जाने जो कि गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टॉप एक्सपोर्टर्स में अब रूस का नाम निकल करके आता है। याद रखिएगा, यूरोपियन क्षेत्रों में तो यूक्रेन को गेहूं का कटोरे के रूप में जाना जाता है। रूस और यूक्रेन आजकल जमा करके गेहूं प्रोड्यूस करते हैं और उसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदने वाले जो टॉप देश हैं, इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गेहूं के मामले में संकट बता रहा हूं। आप पूछना चाहेंगे कि कौन सा देश किससे गेहूं परचेज करता है? तो साथियों, रूस से जो देश गेहूं परचेज करते हैं उसमें मिस्र है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, यमन है, अजरबैजान है, ट्यूनीशिया है, थाईलैंड है। ये देश जो गेहूं परचेज करते हैं इनके ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप पूछेंगे सर रूस से अगर किसी ने व्यापार बंद कर दिया तो क्या नुकसान पड़ेगा? तो एक बात बताइए सर, क्या रूस कोई सामान एक्सपोर्ट करता है क्या? बिल्कुल। गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं उसमें इस समय रूस का नंबर सबसे पहले आता है। दुनिया के टॉप 10 जो है उनमें नंबर 1 पर रूस है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ये सब निकल करके आते हैं। 2019 की जानकारी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब एक चीज यहां पर और जान लीजिएगा, अगर ये एक्सपोर्ट रुकता है तो दुनिया को भारत जो है वो गेहूं बेच पाएगा। यानी गेहूं के एक्सपोर्ट में अब इंडिया की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि वैश्विक अशांति आती है और रूस से व्यापार प्रतिबंधित किया जाता है तो उन स्थानों पर भारत के द्वारा गेहूं बेचा जा सकेगा। रूस किन किन सामान को एक्सपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा सामान में ये एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, रिफाइनरी प्रोडक्ट को, पेट्रोलियम गैस को, कोयले को और गेहूं को। रूस किन देशों से सबसे ज्यादा सामान बेचता है? चीन को, नीदरलैंड को, बेलारूस को, जर्मनी को और इटली को। अब आप यहां पर देख सकते हैं इनमें से चीन जो है वो इससे सामान खरीदता रहेगा, बेलारूस इससे सामान खरीदता रहेगा। इसका 18% जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है, यानी आधा व्यापार इसका प्रभावित हो सकता है। यहां से आपको पता चलना चाहिए। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का मेजर हिस्सा जो लोहे का था उसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया है? रूस ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति के अंदर कब्जा कर लिया का मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बना के अपनी सेना भेज दी है, तो इसका यह एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। एक प्रकार से यह समझिए कि यूक्रेन मक्का, लोहा, गेहूं, वनस्पति तेल और कच्चे लोहे का एक्सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसकी इन चीजों को प्रभावित समझा जाएगा।
अब आप पूछेंगे कि सर भारत क्या कर रहा है? भारत ने वहां पर रह रहे कुछ लोगों के लिए कुछ किया है क्या? बिल्कुल किया है। भारत ने एयर इंडिया की 7 फ्लाइटें यूक्रेन में रह रहे लोगों के लिए भारत लगाने के लिए लगा दी हैं। यानी कि एक प्रकार से लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए भारत ने अपनी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। यूक्रेन से भारत आ सकने के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को बोरिस्पियल एयरपोर्ट से फ्लाइट भारत आएंगी। 25, 27 और 6 मार्च को कीव से दिल्ली के लिए 4 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। यदि आपका कोई निजी जन वहां पर फंसा हुआ है या पर डॉक्टरी करने वहां गया हुआ है तो आप उसे सलाह दे सकते हैं कि वो www.airindia.in पर अपनी सीट रिजर्व करा ले और वो इनसे लौट करके भारत लगा चला आए, क्योंकि अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य वहां पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इंडियन एम्बेसी का नंबर जानना चाहते हैं तो ये इंडियन एम्बेसी का नंबर है। आप इन पर कॉल करके अपने लोगों को, जो लोग इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भारत का वहां पर जो एम्बेसी है वहां पर ये सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। यूक्रेन में रहने वाले परिवार के सदस्यों की जानकारी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इस बात की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि जब वहां पर रह रहे लोगों के लिए भारत सरकार नंबर जारी कर रही है, इसका मतलब स्थिति गंभीर है। इस विषय को आपको समझना होगा। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को इस विषय के सारे पहलू डिस्कस कर दिए हैं, और अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करने का कष्ट करें। तमाम साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते रहें। इस विषय के अंदर हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो 2 घड़ियों में है। रूस ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर, अपनी सेनाएं भेज दी हैं यूक्रेन में, यह पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, दुनिया ने क्या प्रतिक्रिया दी और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। यह पूरी बात मैंने आपके इस सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि हमने सुबह 5 बजे तक इस सेशन को अपडेट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा अपडेटेड न्यूज अभी नहीं है। यानी कि कल रात से लेकर के आज रात के बीच में जो भी घटनाएं यूक्रेन से संबंधित निकली वो एक ही सेशन में कंप्लीट करने का हमने प्रयास किया है। हालांकि सेशन लंबा हो गया, लेकिन अगर आपने इसे देख लिया तो एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए साथियों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, साथियों को लाइव लाते हैं, सेशन को शेयर करते चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी 25 फरवरी से पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहता है तो उन्हें जो आइकॉनिक प्लान है उस पर 12 महीने का प्लान 62,000 रुपए में 5,000 ऑफ दिया जा रहा है, प्लस कॉम्बो 51,000 रुपए के अंदर दिया जा रहा है। अनअकैडमी पर आपको टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस प्राप्त होती हैं जिनसे आप अपने यूपीएससी की क्लासेस और तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन जो टेस्ट सीरीज का है उस पर 50% ऑफ मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो ये है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है या वेबसाइट है तो आप उस पर 27 तारीख को एक टेस्ट देंगे जो कि बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। अल्टीमेट टेस्ट इसलिए क्योंकि महीने में एक टेस्ट ऐसा होता है सुबह 11 बजे जिसमें एनरोल करने पर आप लोगों को बहुत सारे उपहार मिलते हैं। उन उपहारों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो हमारा प्लान होता है इसमें आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी का उपयोग करना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटी भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।